हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। आज जो है हम कर रहे हैं हमारी इस वीडियो में सीडीपी एस्टेट के लिए, और उसमें हम करने वाले हैं शिक्षण विधियाँ। मैं आपको करवाऊंगी शिक्षण विधियाँ। और आप जो है वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। तो शिक्षण विधियाँ हम जो है शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी शिक्षण विधि है वो है आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। इसके प्रतिपादक अरस्तु है, जनक या प्रतिपादक कुछ भी कहिए। कौन है? अरस्तु है। इसमें क्या किया जाता है इस विधि में? सीधे जो है अनुभवों, उदाहरणों का प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं। और ये जो है छात्र केंद्रित है। ये छात्र केंद्रित विधि है। छात्र केंद्रित क्यों है? विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इसके जो है वो मैं लिख रही हूँ, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब समझिएगा इसको। आगमन विधि है, जनक जो है इसके अरस्तु है। और इस विधि में सीधे अनुभवों का जो प्रयोग करके अनुभवों और उदाहरणों का प्रयोग करके जो है नियम बनाए जाते हैं, नियम निकाले जाते हैं। और ये विधि जो है छात्र केंद्रित है। क्यों है छात्र केंद्रित? क्योंकि यह जो है विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे कोई बड़ी चीज बच्चों को दिखाई जाती है, जैसे बच्चों को दिखाया जाता है पेड़, ठीक है। और उस पेड़ के बारे में फिर उसको बताया जाता है कि ये पेड़ का जो है, ये पेड़ की जड़ है, ये पेड़ का तना है, ये इसकी शाखा है, फिर ये इसकी जो है टहनियाँ हैं, उसके ऊपर पत्ते हैं, फिर फूल है और फिर फल है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है बच्चों को बताई जाती हैं, यानी कि स्थूल से सबसे पहले स्थूल यानी कि बड़े वाला पेड़ दिखाया गया है ना, फिर उसके जो पार्ट जो है बच्चों को एक-एक करके समझाया गया कि ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। बच्चों ज्ञात ज्ञात कैसे होता है? बच्चों को ज्ञात क्या है? बच्चों ने पेड़ देखा है, तो बच्चों को पेड़ दिखाया जाता है, लेकिन फिर अज्ञात की ओर लेकर के जाते हैं उनको। अज्ञात की ओर कैसे लेकर के जाएँगे? फिर उनको बताएँगे कि ये पेड़ है और फिर उनको बताएँगे कि ये जीवित है, जीते हैं, ये साँस लेते हैं और कैसे साँस लेते हैं, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि वो चीज़ें तो बच्चों के लिए अज्ञात है ना, उनको पता नहीं है प्रकाश संश्लेषण विधि। पेड़ दिखा कर के बच्चों को प्रकाश संश्लेषण विधि के बारे में जब हम बताते हैं, तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, वही बात समझ लीजिए आप। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त बच्चों के सामने पेड़ है, वो उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन अमूर्त क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण की विधि है, वो बच्चों को दिखाई नहीं दे रही है। तो वो उसको मतलब पहले उनको पेड़ दिखा करके फिर जो उस विधि के बारे में समझाया जाता है, वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये है हमारी आगमन विधि। इसके बाद अपन नेक्स्ट विधि करते हैं, निगमन विधि।
इसके भी जो प्रतिपादक हैं निगमन के वो भी अरस्तू ही है, इसलिए मैंने इसको मतलब रफ़ नहीं किया। जनक या प्रतिपादक जो है अरस्तू या आगमन और निगमन दोनों विधियाँ अरस्तू के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, वहाँ पे नियम निकाले जाते थे, है ना? आगमन विधि में, लेकिन निगमन विधि में पहले नियम समझाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है काम किया जाता है। तथा फिर कार्य किया जाता है। यह विधि जो होती है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसका क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसका बिल्कुल अपोज़िट होती है ये विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है? ये होती है हमारी निगमन विधि। जनक जो या प्रतिपादक जो है अरस्तू है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर जो है उन नियमों पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है और ये होती है शिक्षक केंद्रित विधि क्योंकि शिक्षक को सब कुछ पता होता है। वो पहले उनको नियम समझाता है, फिर जो है उसके बारे में बताता है। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या कैसे बताएँगे? वही वाला पेड़ वाला एग्ज़ाम्पल ले लेंगे अपन, ठीक है? पहले जो है पेड़ के जो मतलब अज्ञात होता है, पहले वही मतलब बिल्कुल अपोज़िट है। ये विधि वैसे बच्चों के लिए तो है ही नहीं, ये शिक्षक केंद्रित ही है। बच्चों को जो है पहले उसको उदाहरण बता दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे पेड़ के बारे में पहले बता दिया जाता है कि ये इसके फल है, ये फूल है, वो चीज़ें बताई जाती है। अज्ञात बच्चों को जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता नहीं है, पहले उसको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना और उसके बाद उनको बताना कि जो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग है ना, ये कौन करते हैं? ये पेड़ करते हैं, है ना? और जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाना, पहले बच्चों को हाँ, पहले बच्चों को छोटे-छोटे पार्ट बताना कि ये पेड़ की जड़ है, ये तना है, ये शाखा है, ये टहनी है, ये फूल है, ये पत्ते हैं और फिर क्या कहना कि इन सबको मिला कर के पेड़ बनता है ना? और अमूर्त से मूर्त की ओर यानी कि बच्चों को जो ज्ञात नहीं है, उससे जैसे प्रकाश संश्लेषण की विधि उनको पहले सिखाना और फिर मूर्त उनको बताना कि ये प्रकाश संश्लेषण की विधि जो है, ये वृक्ष करते हैं। ये तो है ही शिक्षक केंद्रित वो वाली अच्छी है बच्चों के लिए वैसे ये लेकिन एग्ज़ाम में तो दोनों ही आती हैं। नंबर 3 पे अपनी विधि रहने वाली है प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रतिपादक या कौन है प्रतिपादक इसके हैं? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है इसके प्रतिपादक है। ये अनुभव केंद्रित विधि है। यह बालकों के समाजीकरण पर बल देती है।
स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी इसमें कार्य करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों पर जो है हल करते हैं। और ये क्या है, समूह में कार्य करते हैं। और बच्चों में जो है आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ये है अपनी प्रोजेक्ट विधि। क्या कहती है प्रोजेक्ट विधि? इसके जो प्रतिपादक या जनक है किलपैट्रिक है और ये क्या कहते हैं कि अनुभव केंद्रित विधि है, बालकों के समाजीकरण पर बल देती है, विद्यार्थियों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर बल देती है, समस्या का हल जो है बच्चों को खुद ढूँढना होता है। उन्हें एक जो है प्रोजेक्ट दिया जाता है ग्रुप बना करके बच्चों का और वो क्या करते हैं अपनी जो प्रोजेक्ट होता है उसको सारे बच्चे मिलकर के कंप्लीट करते हैं। इसीलिए उनमें क्या होता है समूह की भावना आ जाती है, सहयोग की भावना आती है और उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। जब बच्चे अपने आप से मिल करके कुछ कार्य करके लाएँगे ना तो उनमें आत्मविश्वास तो अपने आप ही आएगा, है ना? तो ये होती है अपनी प्रोजेक्ट विधि। जैसे बच्चों को इसमें प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपको है ना 10 पेड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लानी है। 10 पेड़ों के नाम लिखने हैं, उनके मतलब पत्ते वगैरह या उनके फल जो है, फूल आपको इकट्ठे करने हैं। तो उससे क्या होगा, कोई बच्चा कुछ किसी पेड़ के बारे में जानकारी लाएगा, कोई किसी पेड़ के बारे में लाएगा और फिर जो है मिल-जुल के वो सब इकट्ठा करके उनमें सहयोग की भावना आएगी और वो क्या है आत्मविश्वास जो है बच्चों में पैदा होता है इस विधि से। नेक्स्ट है अपनी नंबर 4 है प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, भाषा सिखाई जाती है। देखो, व्याकरण नहीं सिखाई जाती, बच्चे को सीधी भाषा सिखाई जाती है। भाषा और वो भी कैसे? बीच में जो है उसकी मदर लैंग्वेज जो उसकी मातृभाषा है, उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता, है ना? बिना मातृभाषा के प्रयोग किए भाषा सिखाई जाती है। देखो, जैसे अपने को सिखाया गया था ना, अपन ने 6th क्लास में इंग्लिश पढ़नी जो है शुरू की थी, एबीसीडी सिखाए थे, फिर मतलब 7th 8th में जाकर के मतलब अपने को बताया जाता था कि सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, यानी कि जो अपनी मातृभाषा थी उसका प्रयोग किया जाता था ना तभी हमें आई। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि उनको बताया नहीं जाता है, उनको इंग्लिश जैसे सिखानी है बच्चों को, कि ये कैट है, ये डॉग है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि ये कुत्ता होता है या फिर ये बिल्ली होती है। उनको सीधा-सीधा मतलब ना व्याकरण सिखाई जाती है, सिर्फ़ उनको पढ़ाया जाता है। जैसे अभी चल रहा है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में हम लोग डाल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, अपनी घर वाली लैंग्वेज में उनको कुछ नहीं बताया जाता, वो सिर्फ़ पढ़ते जाते हैं, उनको अपने आप ही आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अधिक
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और जो है वार्तालाप पे बल दिया जाता है। बच्चों को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात करिए इस भाषा में, और जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है प्रयोग किया जाता है, उनको बताया जाता है। वो बच्चे जो है वो देख करके जो उनको पिक्चर दिखाई जाती है और जो उनको सुनाया जाता है उसी से इसमें भाषा सीखते हैं। और ये क्या होता है, ये प्राथमिक लेवल पे जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए ये विधि जो है उपयोगी है। कक्षाओं में प्रयोग की जाती है ये विधि। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी अपनी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विश्लेषण विधि की। नेक्स्ट है अपनी विश्लेषण विधि नंबर 5। इसके जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण विधि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग जो है इसके जनक है। और जो एक और विधि है इसके साथ ही संश्लेषण विधि, ठीक है, उसके भी यही जनक है, दोनों को आपस साथ में करते हैं संश्लेषण विधि। इसके भी जनक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, आप नोट कीजिएगा। इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके हल किया जाता है। भागों में बांट कर समाधान किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो मतलब छोटे छोटे भाग जो है हमने समस्या के तोड़े हैं उन सबको मिलाकर के जो है संश्लेषण किया जाता है। जो समाधान किया था उसका एकीकरण किया जाता है। दोनों ही विधियां ये साथ में रहने वाली है। पहले जब बच्चे के पास कोई समस्या होती है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने इसका जो है प्रतिपादन किया है विश्लेषण और संश्लेषण का। तो इसमें क्या कहते हैं कि पहले जो समस्या होती है उसके जो है छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, और उन मतलब समस्या के पार्ट करके जो है उसका समाधान निकाला जाता है। और फिर जब उसका समाधान निकाल लिया जाता है तो संश्लेषण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसको एक बनाया जाता है। तो इसका मतलब इनके बारे में प्रोफेसर यूंग कहते हैं, एक डेफिनेशन है दोनों विधियों के बारे में जो है, यंग, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संश्लेषण विधि द्वारा
विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है। लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका खुद प्रोफेसर यंग कहते हैं कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, लेकिन विश्लेषण विधि में क्या है कि तिनका खुद सूखी घास से बाहर निकलना चाहता है। तो ये होती है ये दोनों विधियां, संश्लेषण और विश्लेषण जो है एडवर्ट एडवर्ट आर्मस्ट्रांग की विधियां मैंने आपको ये करवाई हैं। नेक्स्ट अपनी रह गई है अनुकरण विधि। नंबर 7 है अपनी अनुकरण विधि। इसमें क्या होता है कि बालक अनुकरण करके सीखते हैं, सबको पता ही है। तो अपने अध्यापक के अनुकरण अध्यापक का ही करेंगे, है ना। जैसे ये जो होता है ये प्राथमिक कक्षाओं में जो है उपयोगी होती है। उपयोगी विधि है ये। जैसे प्राथमिक कक्षा में है ना, अध्यापक बोलते हैं बोलो ए, बच्चे बोलते हैं ए, है ना। वही चीज है ये अनुकरण करके सीखना, बी बी, ऐसे बच्चा पीछे पीछे बोलता रहता है। फिर जब पाठ करते हैं वो पीछे पीछे बोलता है। जितनी भी चीजें होती है ना, मतलब टीचर का ही अनुकरण करते हैं और अनुकरण करते करते जो है बच्चे सीख जाते हैं। तो ये है अपनी अनुकरण विधि। उसके बाद है अपनी व्याख्यान विधि। नंबर 8 व्याख्यान विधि। ये जो विधि है ना, ये सबसे पुरानी विधि है, बहुत पुरानी विधि है ये। इस विधि को जो है इतना ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मोस्टली क्या है, ये चलती है हमारे जो कॉलेज है वहां पे चलती है, ठीक है। उच्च शिक्षा में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर आते हैं, ठीक है, वो जो अपना मतलब लेक्चर डिलीवर करके बच्चों को जो है चले जाते हैं। उनका मतलब उनको सिर्फ बोलना होता है, ठीक है। इसमें शिक्षक जो है प्रमुख होता है और विद्यार्थी गौण होते हैं। उनकी कोई क्रिया नहीं होती है, उनका कार्य होता है सिर्फ सुनना, ठीक है। व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं उनका कार्य सिर्फ सुनना होता है। शिक्षक मुख्य है, विद्यार्थी गौण होते हैं। तो ये है अपनी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट आप बात करते हैं मारिया मांटेसरी विधि की। नंबर 9 मारिया मांटेसरी विधि। प्रतिपादक या जनक जो है इसकी मारिया मांटेसरी है।
उन्हीं के नाम पर है ये। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था ये जो विधि है ना, ये विधि होती है ढाई से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है ये। बच्चों पर प्रयोग की जाती है। सबसे पहले ये विधि जो बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी जो मतलब मंद बुद्धि बालक होते हैं, 2.5 से 6 वर्ष के मंद बुद्धि बच्चों पर। सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी। ठीक है, फिर जो है ये विधि जो है अच्छी लगी। अब मतलब फिर ये सभी विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए प्रयोग की जाने लगी, नॉर्मल बच्चों के लिए भी। ठीक है, ये है अपनी मारिया मोंटेसरी विधि। उसके बाद अब बात करते हैं डाल्टन विधि की। डाल्टन विधि क्या है? कुमारी हेलन ने जो है इसको प्रतिपादक है, कुमारी हेलन। कुमारी हेलन ने जो है इसका प्रतिपादन किया है। और इसमें क्या होता है, बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट दिया जाता है जो किसी कार्यावधि में पूरा करना होता है, जो निश्चित अवधि में। डाल्टन विधि है, प्रतिपादक कुमारी हेलेन है। और बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है इस विधि में, जो उन्हें एक निश्चित जो है अवधि में पूरा करना होता है। इससे क्या होता है, बच्चे जब असाइनमेंट को पूरा करके लेके आते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनमें जो है समस्या का समाधान करने की स्किल आती है। तो ये है हमारी डाल्टन विधि। उसके बाद है लास्ट जो है अपनी भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को जो है व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। रचनाओं के माध्यम से जो है व्याकरण सिखाई जाती है बच्चों को।
मतलब भाषा जो है सिखाई जाती है, बच्चों को पहले जो है व्याकरण सिखाई जाती है, उसके बाद जो है उनको भाषा सिखाई जाती है, तो ये है अपनी भाषा संसर्ग विधि, ठीक है? तो ये थी हमारी शिक्षण की जो है विधियाँ, 11 विधियाँ मैंने आपको करवाई हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया किया करिए प्लीज़। थैंक यू।